नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के गोवा दौरे पर रहीं। यात्रा के दौरान गोवा विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। कहा, समाज को दिशा दिखाने के लिए आगे आए महिलाएं और युवा। उदयपुर में आयोजित हुआ 2 दिवसीय नवा सीपीएस शिखर सम्मेलन। समापन सत्र में उपराष्ट्रपति का संबोधन। भारत को बताया विश्व में निवेश की पसंदीदा जगह। लोकसभा अध्यक्ष ने एक राष्ट्र एक मंच लागू करने को कहा। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग से भारत ने रचा इतिहास। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी बधाई। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत बना विश्व का पहला देश। उपराष्ट्रपति का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 48वें दीक्षांत समारोह में संबोधन। स्वास्थ्य सेवाएं और दवाओं को सस्ती बनाने के लिए सभी से प्रयास करने का किया आह्वान। कहा, देश में एम्स का कोई विकल्प नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय क्षेत्र में मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास। संबोधन में कहा, खेलो इंडिया के तहत युवाओं को खेल के अवसर उपलब्ध करवाना है मकसद। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के गोवा दौरे पर रहीं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने गोवा सरकार की ओर से आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर चयनित लाभार्थियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत सनद भी बांटे गए। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने गोवा विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। साथ ही गोवा विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो आत्मनिर्भर हो और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। राष्ट्रपति ने सलाह दी कि समाज को दिशा दिखाने के लिए युवाओं और महिलाओं को सबसे आगे होना चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने व्यवहार को लेकर सजग रहने की सलाह दी। साथ ही उम्मीद जताई कि भारत अपने गौरवशाली अतीत को आत्मसात करते हुए आधुनिकता के विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोवा राजभवन में गोवा सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए गोवा के लोगों की उदारता और आतिथ्य सत्कार की सराहना की। उन्होंने कहा कि विकास के कई क्षेत्रों में गोवा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मापदंडों पर गोवा का प्रदर्शन अच्छा है। विकास के अनेक क्षेत्र में गोवा का स्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। इसके लिए मैं राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्ले जी के मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व तथा जनप्रतिनिधियों की और अधिकारियों को सभी निवासियों की भागीदारी की सराहना करती हूँ। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ लाभार्थियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत सनद भी वितरित किए। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा विश्वविद्यालय में शिक्षा और अनुसंधान का एक उत्कृष्ट केंद्र बनने की भरपूर क्षमता है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय इनोवेशन और रिसर्च के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैं गोवा विश्वविद्यालय की टीम की सराहना करती हूँ। गोवा विश्वविद्यालय में शिक्षा और अनुसंधान का एक उत्कृष्ट केंद्र बनने की भरपूर क्षमता है। मुझे विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय इनोवेशन और रिसर्च के क्षेत्र में अग्रणी स्थान बनाएंगे। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत साल 2047 तक न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएगा। देवियों और स्वजनों,
वर्ष 2047 तक हमें एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना है जो अपने गौरवशाली अतीत को आत्मसात किए हुए आधुनिकता के हर सुनहरे पहलू को समाहित करेंगे। हमें एक ऐसा भारत का निर्माण करना है जो आत्मनिर्भर हो और साथ ही अपने मानवीय दायित्व का पूरा करने की सक्षम भी हो। एक ऐसा भारत जिसका युवा और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने में सबसे आगे रहे। बढ़ते आगे, 23 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। इस उपलब्धि के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने वैज्ञानिकों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान-3 के मिशन की सफलता के लिए इसरो की सराहना की। साथ ही कहा कि हमने धरती पर जो संकल्प लिया उसे चंद्रमा पर पूरा किया। बता दें कि चंद्रयान-3 मिशन जुलाई महीने में 14 तारीख को लॉन्च किया गया था। अपनी 43 दिन की यात्रा के दौरान कई चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ये चंद्रमा पर उतर गया। चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग से भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया। इस सफलता के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण अवसर है, एक तरह की घटना जो जीवन काल में एक बार ही होती है। Today, with the successful moon landing of the Chandrayaan-3 mission, our scientists have not only made history but also remade the idea of geography. It is truly a momentous occasion, the kind of event that happens once in a lifetime, making all Indians proud. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, अंतरिक्ष की खोज में एक बड़ी छलांग है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हमारी वैज्ञानिक कुशलता और अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर इसरो की पूरी टीम, सभी वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान-3 की सफलता पर बधाई दी। अपने बधाई संदेश में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वैज्ञानिकों के सामर्थ्य के बल पर भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नया अध्याय लिख दिया। बढ़ते आगे, उदयपुर में 2 दिवसीय नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सीपीए को और अधिक प्रभावी बनाने और उसके पुनर्गठन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सम्मेलन के समापन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। ये मंच हमें विधायिका और राष्ट्र की चुनौतियों के बारे में विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक राष्ट्र एक विधायी मंच को लागू करने को कहा, जिससे कि न केवल विधानमंडलों की प्रभावशीलता में सुधार होगा, बल्कि विधानमंडलों और जनता के बीच की दूरी भी कम होगी। उदयपुर में आयोजित किया गया 2 दिवसीय नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
सम्मेलन में सीपीए को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसके पुनर्गठन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सम्मेलन के समापन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। ये मंच हमें वर्तमान में विधायिका और राष्ट्र के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों के विषय में गहन विचार विमर्श का अनूठा अवसर प्रदान करता है। We all are aware CPA India region is dedicated to safeguarding the bedrock principles of democracy and advancing the values that its parent association tirelessly strives to uphold. The world knows us, and very well. We are mother of democracy. We are the largest democracy. We are home to 1/6 of humanity. And our democracy is unique in the world because Bharat has constitutionally structured democracy at the village level, at the panchayat level, at the Jila Parishad level, at the state level, and at the central level. This platform offers us unique and unparalleled opportunity to engage in in-depth deliberations concerning the critical challenges that currently beset legislatures and the nation. उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में संसदीय संप्रभुता सबसे ऊपर है। सरकार और विपक्ष के बीच तालमेल महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की सफलता के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा। In any democracy, parliamentary sovereignty is inviolable. Of all the organizations, executive, judiciary, and legislature, legislature is supreme. We have made legislature vulnerable. We have made it vulnerable because we have refused to vindicate our oath. We have not focused on our duties. We have taken our job very lightly. The people present in this room have the capacity to motivate, generate a feeling, an ecosystem whereby all legislators understand the damage they are doing by engaging into conduct which is not expected of them. 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन के समापन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि बदलते परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी संस्थाओं के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारी संस्थाएं प्रभावी परिणाम ला सके। इस 2 दिन के अधिवेशन के अंदर डिजिटल के माध्यम से सुशासन स्थापित करना और डिजिटल के माध्यम से इन संस्थाओं को जवाबदेही बनाना, उस पर कई माननीय विधानमंडल के सदस्यों ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। बदलती परिस्थितियों में जब टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, और इसीलिए भारत की अधिकतम विधानसभा अभी पेपरलेस विधानसभा हो चुकी है और अधिकतम विधानसभाओं में अपने कार्यक्रम में उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन इस चर्चा संवाद के बाद हमारे विधान मंडल इस डिजिटल माध्यम से जनता की पहुंच तक पहुंचने के निर्णायक कारगर साबित होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक राष्ट्र एक विधायी मंच को लागू किया जाए और विधायकों का क्षमता निर्माण भी किया जाए, जिससे न केवल विधानमंडलों में प्रभावी कामकाज होगा, बल्कि विधानमंडलों और जनता के बीच की दूरी भी कम होगी। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 48वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने दवाओं को किफायती बनाने के लिए सभी से प्रयास करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स की ओर से स्थापित उच्च मानक अनुकरणीय हैं। उपराष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के निस्वार्थ समर्पण की सराहना की। साथ ही बताया कि आयुष्मान भारत योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के लागू होने पर कई परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद होने से बच गए। उपराष्ट्रपति ने सलाह दी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नैतिकता से थोड़ा सा भी दूर होना जरूरतमंद के लिए विनाशकारी हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 48वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और निस्वार्थ सेवा की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उस दौरान डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने सभ्यतागत लोकाचार में अपना भरोसा और बढ़ाया है। साथ ही जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभाई। The convocation is taking place after a period of 3 years. This gap reminds us of COVID pandemic. This interim spelled out how the world successfully and Bharat, home to 1/6 of humanity, combated it, contained it, faced it. This was primarily due to painstaking efforts of health warriors. All of you are in that category. Can you imagine when everyone was facing pandemic challenge, non-discriminatory challenge on the planet with global spectrum, our health workers fully vindicated our civilizational ethos at the cost of their own lives. They took risks and came to our rescue. उपराष्ट्रपति ने जन औषधि केंद्रों के सकारात्मक प्रभाव का भी जिक्र किया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 होने की सराहना करते हुए इसे उपलब्धि करार दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि ये नए एम्स जब पूरी तरह से संचालित होंगे तो एम्स दिल्ली का बोझ कुछ हद तक कम होगा। India's rich human resource can be impactful globally, and it is a matter of satisfaction that of late in last few years there has been real growth in the number of medical colleges we have, in the number of admissions we impart to the MBBS and to MD. We need to take it to much greater height, and once that happens, I have no doubt, globe will feel impact of our health warriors all over. The rise of AIIMS in the country from number 7 to 23, 15 are fully functional, some are yet to be functional. Now we have to have a positive attitude. Having a AIIMS is fine. Everything is being done. Let us not look into the holes. There are challenges. There are bound to be challenges. Faculty is important, but I am quite sure a way will be found out. Having AIIMS in the number of 23 is a remarkable achievement. It is a matter of time, all of them will be fully functional, and they will become centers to give relief to the people and ease some burden from AIIMS Delhi. दीक्षांत समारोह के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री SP बघेल, एम्स के निदेशक, वर्तमान संकाय सदस्य, छात्र, अभिभावक और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम अस्मिता में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश और समाज के उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है, इसीलिए पुराने विचारों को छोड़ने और नए विचारों को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज और राष्ट्र की प्रतिष्ठा महिलाओं के आत्मसम्मान पर निर्भर है और देश की विकास यात्रा में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।
बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन सेना के जवानों की पत्नियों की प्रेरक कहानियों को साझा करने के लिए किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित अस्मिता कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम सैन्य कर्मियों की पत्नियों की प्रेरणादायक कहानियों पर आधारित था। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी समाज और राष्ट्र की गरिमा महिलाओं के आत्म गौरव पर आधारित होती है। उन्होंने पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। कुछ पुराने विचारों के से छोड़ने और नए विचारों को अपनाने की ज़रूरत होती है। एक पुरानी कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। इस कहावत की जगह आज ये कहना चाहिए, बिसाइड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। ऐसे सोच के साथ ही नारी की अस्मिता को मजबूत बनाना तथा नारी के आत्मगौरव का सम्मान करना संभव हो सकता है। लेकिन बिना मैन के भी एक वुमेन जी सकता है, लड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है और दुनिया को दिखा सकता है। ये आप लोगों ने इसको प्रमाणित किए। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रगतिशील विचारों को अपनाकर महिलाओं की पहचान और आत्मविश्वास को मजबूत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो आज जो कुछ भी हैं सैनिक स्कूल की बदौलत हैं। उपराष्ट्रपति ने अपनी स्कूली शिक्षा यहीं से पूरी की थी। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से भारत को 2047 में विश्व के शिखर पर पहुंचाने का संकल्प लेने को कहा। साथ ही कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और किसी को भी हमारे राष्ट्र और संस्थाओं की छवि को धूमिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से अपनी रुचि का करियर चुनने की सलाह दी। साथ ही सैनिक स्कूलों में लड़कियों के एडमिशन को लेकर सकारात्मक और अच्छी शुरुआत बताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचे और वहां छात्रों, पूर्व छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और यहाँ से मिली शिक्षा की बदौलत हूँ। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1962 से 1967 तक अपनी स्कूली शिक्षा यहीं से पूरी की थी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यहाँ के वातावरण में बच्चों के सर्वांगीण विकास का अवसर मिलता है, इसीलिए सैनिक स्कूल का बच्चा जहाँ भी जाता है उसकी लीडरशिप क्षमता के कारण एक अलग पहचान बनती है। I was born on 18th of May 1951. That was biological birth. My real birth, rebirth, was in Sainik School, Chittorgarh. All that I am here, all that I am in the world today, I owe to the Sainik School, the teachers, और इस माटी को मैं सलाम करता हूँ। उपराष्ट्रपति ने भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हम अपने औपनिवेशिक शासकों को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से आह्वान किया कि वे 2047 के सिपाही हैं और प्रयास करें ताकि भारत आजादी का शताब्दी वर्ष मनाते हुए विश्व में शिखर पर पहुंच सके। In September 2022, Bharat became the 5th largest global economy. 5th largest. और सोने में सुहागा, we overtook whom? हमने किन को पछाड़ा? हमने उनको पछाड़ा जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया, अंग्रेजों को। We became 5th. You can have it from me. It is emanating from all objective quarters. By turn of this decade, India will be the 3rd largest global economy. आपको मैं ये क्यों कह रहा हूँ? जो फ्रंट रो में बैठे हैं, हम में से कुछ लोग नहीं रहेंगे when भारत will celebrate
सेंटिनरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस इन 2047। हम में से कुछ लोग नहीं रहेंगे, उम्र का तकाजा है, बट यू आर द फुट सोल्जर्स ऑफ भारत एट 2047। आपके कंधों पर भारत विल मार्च टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड ये एक्चुअली स्क्रिप्टेड है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचने से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने शिक्षक हरपाल सिंह राठी के घर उनसे मिलने पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने अपने गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। बढ़ते आगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर सुल्तानपुर में मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्पोर्ट्स परिसर में खेल से जुड़ी सभी सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास का मकसद युवाओं को खेल में आगे लाना है, जिससे कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकें। सुल्तानपुर जैसे गांव के अंदर 75 साल बाद 4.5 करोड़ रुपए का स्टेडियम बन रहा है, और 3 साल बाद इस स्टेडियम के अंदर 15 करोड़ रुपए और लगाकर इस स्टेडियम को बेहतरीन स्टेडियम बनाएंगे। आने वाले गांव के अंदर नौजवान थोड़ी देर वहां खेले, उसके लिए खेल मैदान होगा, खेल मैदान विकसित करेंगे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 24 अगस्त 2023 को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक हुई। 24 अगस्त को ही ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। रेलवे संबंधी समिति की बैठक भी 24 अगस्त को हुई। 24 अगस्त 2023 को ही रक्षा संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।